जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के परिप्रेक्ष्य में आपसे बातचीत करने वाले हैं आवास के बारे में, है ना। विभिन्न आवासों के बारे में हमारी जो एनसीएफ 2005 क्या है, जो आसपास की जो एनसीईआरटी की आसपास की पाठ्य पुस्तिका है, उसे कितने थीमों में, 6 थीम में और 4 उप थीम में विभाजित किया है ना। बार बार मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तिका आसपास की है, उसे 6 थीम और 4 उप थीमों में विभाजित किया है। तो 6 थीमों में से हम एक थीम आप अभी अध्ययन कर रहे हैं आवास के बारे में। हमने पिछली वीडियो में विभिन्न राज्यों के आवासों के बारे में बताया था, कुछ असम के बारे में, मनाली के बारे में, लद्दाख के बारे में, श्रीनगर के बारे में, घरों की विशेषताओं के बारे में बातचीत की थी। तो आज हम और भी राज्यों के घरों की विशेषताओं के बारे में बातचीत करने वाले हैं ना। तो चलिए अब हम मनाली के घर देखते हैं कि मनाली में किस तरीके के घर होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अब हम बात करने वाले आपसे मनाली की, किसकी, मनाली की घरों की। मैंने एक सुंदर सी मनाली की फोटो लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये मनाली की फोटो मैंने एक लगाई हुई है। मनाली की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। मनाली में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है ना, मनाली में बारिश भी होती है और क्या होता है, बर्फ भी पड़ता है। मनाली की विशेषताओं के बारे में आप ध्यान से देखिए। जो आपके सीटेट के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हूबहू लाइन उठा के आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो मनाली में बारिश होती है और बर्फ भी पड़ते हैं, है ना। और देखिए यहाँ जो घर होते हैं पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। इनके छत कैसे होती है, ढालू छत होती है ना, ऐसे छतें होती हैं ढलवे टाइप की, है ना, समतल छत नहीं होती है। देखिए आप सभी जब छतों को देखिए ना, ढलवे टाइप की छत, जितने भी छत बनी है सब ढलवे टाइप की छतें हैं ना, आप फोटो में आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। और यहाँ की घरों की जो विशेषताएं हैं वो पत्थर की घर मिलते हैं आपको और लकड़ी के बने घर मिलते हैं, है ना। और छतें कैसे होती हैं, तो छतें ढालू होती है ना। छत इस तरीके के छत घर के देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे छत होती हैं, ढलवे टाइप की छत होती हैं। तो मनाली की ये विशेषताएं हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। हमने मनाली की बात की, मनाली के घर कैसे होते हैं। तो मनाली के जो घर होते हैं पत्थर के बने होते हैं, है ना। आप इन चीजों को याद रखिएगा कि पत्थर के बने घर होते हैं, लकड़ी के घर होते हैं, है ना। लकड़ी व पत्थर के बने घर होते हैं, ठीक है। और इनके जो छतों की डिजाइन होती है वो ढालू होती है, ढलान टाइप की छत होती है। जैसे इस तरीके के घर होंगे तो उनकी छतें ऐसे होती है ना, ऐसे देखने को उनकी छतें मिलती है, ढलान टाइप की छतें। क्योंकि यहाँ बारिश होती है, बर्फ पड़ते हैं, तो बर्फ पड़ेगा तो यहाँ से इसलिए ढलान बनाया जाता है कि बर्फ इस पे से गिरेगा तो सड़क के आराम से घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। अब चलिए हम आंध्र प्रदेश की विशेषता के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। मैंने आंध्र प्रदेश की एक अच्छी सी फोटो लगाई है, आप देख सकते हैं। अब चलिए आंध्र प्रदेश की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। जो नल्लामड़ा गांव है, नल्लामड़ा जो गांव है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश, है ना। नल्लामड़ा गांव कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आपसे गांव भी देके पूछ देता कि कौन सा गांव कहाँ है। नल्लापड़ा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और मुख्तारपुर गांव कहाँ है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। और पोचनपल्ली जिला कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जिला है। नल्लामड़ा गांव आंध्र प्रदेश में है और मुख्तारपुर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इन चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन कौन सा है। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में लोग सबसे इनका पसंदीदा भोजन क्या है ना, इडली है, डोसा है, वड़ा पाव है, सांबर है, नारियल की चटनी। आपसे सवाल पूछता है कि नारियल की चटनी कहाँ खाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश के जो लोगों का, आंध्र प्रदेश के व तमिलनाडु के लोगों का ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, सबसे पसंदीदा भोजन क्या क्या है, तो इडली है ना, इडली और क्या है, डोसा, इडली, डोसा, वड़ा पाव, है ना, वड़ा पाव और सांबर और नारियल की चटनी, नारियल की चटनी, नारियल की चटनी।
है ना। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों को सबसे पसंदीदा भोजन है इडली, डोसा, सांभर। ये जो भोजन वाली थीम है ना, इसमें आपसे वो पूछता है कि इडली कहाँ के लोग खाते हैं, नारियल की चटनी कहाँ खाते हैं, नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ खाते हैं ना, सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाते हैं। तो आपके भोजन वाली थीम से भी सवाल आपके आते हैं। अभी हम आवास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसमें भी आपको इन चीजों को बता दिए ना कि जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन इडली, डोसा, सांभर, नारियल और नारियल की चटनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे। और आंध्र प्रदेश की जो भाषा है, कौन सी भाषा है, तो आंध्र प्रदेश की जो भाषा वह है तेलुगु। आंध्र प्रदेश की जो भाषा क्या है, तेलुगु है ना। चलिए, आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वह है तेलुगु, ठीक है। अब देखिए, पोचमपल्ली जिला कहाँ है, तेलंगाना में है। पोचमपल्ली जिला कहाँ है, यह है तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में, है ना, तेलंगाना में है। इस जिले के लोग, अधिकतर लोग बुनकर हैं। जो पोचमपल्ली के गांव जिले के जो लोग हैं, अधिकतर क्या है, इसमें बुनकर है। अतः इस बुनाई को हम क्या कहते हैं, बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का जो पोचमपल्ली जिला है, यहाँ पे अधिकतर लोग बुनकर हैं और इन बुनकरों को किन नाम से जाना जाता है, पोचमपल्ली या कलमकारी के नाम से जाना जाता है ना। आप आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वह कौन सी भाषा है, तो आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वह है तेलुगु। कौन सी भाषा है, तेलुगु भाषा है। और यहाँ के, और जो पोचमपल्ली जिला है, यहाँ के इस जिले के अधिकतर लोग क्या है, अधिकतर लोग हैं बुनकर हैं, ठीक है। और बुनकरों को किस नाम से जाना जाता है, तो बुनकरों को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से। जो कलमकारी चित्रकला है वह कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, यह याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे और भी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश की वाराणसी की फोटो मैंने लगाई हुई है, सुंदर सी एक चित्र है, आप देख। चलिए उत्तर प्रदेश की विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है ना, वह इत्र के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए, इत्र के लिए फेमस है। और यहाँ के इस इत्र के लिए बहुत ही मशहूर है ना। और किससे इत्र बनाया जाता है, फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा। यहाँ फूलों से इत्र बनाए जाते हैं, गुलाब जल बनाया जाता है और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है। यहाँ फूलों से क्या क्या चीज बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है ना, केवड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। और क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है ना, फूलों से, ठीक है। ये सब चीजें उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की फेमस है ना। आपसे पूछता है कि कन्नौज जिला का है, उत्तर प्रदेश में है और किसके लिए फेमस है, तो इत्र के लिए मशहूर है ना। इत्र जानते हैं ना आप, जिसे आप परफ्यूम कहते हैं, उसके लिए, इत्र के लिए फेमस है। चलिए आगे और है कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनती है ना। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनती है, तो यह बनती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनती है, उत्तर प्रदेश में। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ लोग खाते हैं, उत्तर प्रदेश में खाते हैं, है ना। याद रखिएगा कचनार के। और जो उत्तर प्रदेश का फेमस नृत्य है, कौन है, कथक है। कथक उत्तर प्रदेश का फेमस नृत्य कला है। क्या है, नृत्य कला, ठीक है। उत्तर प्रदेश का फेमस नृत्य कला क्या है, कथक है। और कचनार के फूल की सब्जी कहाँ लोग खाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाते हैं। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाते हैं, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है कौन सा है, कथक फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजों को देखते हैं। चलिए अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं ना। उत्तराखंड के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। उत्तराखंड जो फूलों की घाटी, क्या है यहाँ, फूलों की घाटी, है ना, फूलों की घाटी उत्तराखंड, ठीक है। देखिए विभिन्न कलर के यहाँ फूल मिलते हैं, अच्छे अच्छे पहाड़ी इलाके हैं, है ना। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड, ठीक है। चलिए अब उत्तराखंड की कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं, आइए। अब देखिए क्या लिखा है उत्तराखंड में, ये क्या हो गया, कहाँ चले गए भाई। चलिए उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में, है ना, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं,
है ना, उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच में, है ना, पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ये फूलों की घाटी कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी कहलाती है ना, फूलों की घाटी। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ आपको फूल ही फूल नजर आते हैं, उसको हम कहते हैं फूलों की घाटी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फूलों की घाटी। चलिए आगे और भी चीजें देखते हैं। अब देखिए, कहीं झाड़ियों में लगे हुए लाल फूल आपको नजर आते हैं, कहीं पत्थर के बीच में सफेद फूल आपको झांकते हुए मिलते हैं, और पीले पीले लंबे चौड़े कलीन जैसे मैदानों में आपको फूल दिखाई देते हैं उत्तराखंड में। और देखिए, कहीं कहीं अचानक अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। कुछ ऐसे भी फूल हैं जो साल में कुछ ही हफ्तों के लिए आपको दिखाई देते हैं। अब देखिए, आपसे यहाँ से सवाल पूछता है कि झाड़ियों में कैसे फूल दिखाई देते हैं, तो लाल फूल है। आपको यहाँ से सवाल सीटेट में पूछता, देखिए कि पूछ देगा कि पत्थरों के बीच झाड़ियों में कैसे फूल दिखाई देते हैं, तो लाल फूल। और पत्थरों के बीच कैसे फूल दिखाई देते हैं, सफेद फूल। और पीले पीले लंबे चौड़े कलीन जैसे फूल होते हैं, वह कहाँ दिखाई देते हैं, मैदानी इलाके में। और कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जो साल में ऐसे फूल होते हैं कि एक साल में एक ही हफ्ते के लिए आपको दिखाई देते। दिखा ना कि कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारे जैसे नीले फूल, है ना, छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल कहाँ दिखाई देते हैं आपको, घास के बीच में। ठीक है, दिखाई देते हैं। और इस घाटी में इतने सारे फूल हैं, इस साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खुलते हैं। कुछ ऐसे फूल हैं जो साल में कुछ ही हफ्तों के लिए फूलते हैं। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा ना कि झाड़ियों में कैसे फूल दिखाई देते हैं। तो झाड़ियों में लाल फूल, पत्थरों के बीच सफेद फूल, और पीले पीले कालीन जैसे जो फूल होते हैं वह मैदानी इलाके में आपको दिखते हैं। झाड़ियों में लाल फूल, पत्थरों के बीच सफेद फूल, और पीले पीले जो फूल होते हैं मैदानी इलाके में। और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो तारों जैसे आपको दिखाई देते हैं। और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो साल में हफ्ते में एक आध हफ्ते के लिए खिलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में, इन विशेषताओं के बारे में, फूलों के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब हम मुंबई की बात करते हैं ना। मुंबई की एक खूबसूरत सी तस्वीर मैंने लिया है ना। चलिए देखते हैं मुंबई की विशेषताओं के बारे में। मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा शहर है ना। मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा शहर है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शहर, भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए आपको महाराष्ट्र आना पड़ता है। यदि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो कौन कौन से राज्यों को क्रॉस करना पड़ेगा? तो आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको क्या, गुजरात है ना, गुजरात, और क्या, राजस्थान पार करके आपको कहाँ पहुंचना होगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, कैसे कैसे किन किन राज्यों को पार करके आपको जाना है, इन चीजों को भी आप ध्यान रखिएगा। और दिल्ली से मुंबई कितने किलोमीटर दूर है? तो वह कितने है? 1400 किलोमीटर दूर है। 1400 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई की दूरी है। आप याद रखिएगा, ये जो फैक्ट्स है ना, आपको सीटेट के एग्जाम में हुबहू लाइनें पूछ दी जाती है ना। आप इन कंटेंटों को याद रखिए। दिल्ली से मुंबई की दूरी 1400 किलोमीटर है। ठीक है, और देखिए विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है वह कहाँ है? तो वह भी मुंबई में है। कौन सा? विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। ठीक है, और देखिए पहली बार 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। कब चली थी? 1853 ईस्वी में पहली बार, है ना। पहली बार कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल को, है ना। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन चली थी। ठीक है, अब देखिए, अब मुंबई की बात कर रहे थे ना कि मुंबई सबसे बड़ा शहर है भारत का, और आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको गुजरात, राजस्थान पार करके तब आप महाराष्ट्र में पहुंचेंगे। और दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है 1400 किलोमीटर दूर है। और जो विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन है वह कहाँ है? मुंबई में स्थित है। और पहली बार कब ट्रेन चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी, है ना। चलिए आगे और देखते हैं। अब देखिए नल्लापड़ा और असान मंसूरी, है ना,
बास्केटबॉल टीम कहाँ है? तो यह भी मुंबई की है, ठीक है। अब देखिए सोलापुर गांव कहाँ है? मुंबई में है। आपसे पूछता है सोलापुर गांव, ठीक है, सोलापुर गांव कहाँ है? तो मुंबई में है। अब देखिए बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। सोलापुर गांव मुंबई में, बाजार गांव महाराष्ट्र में, ठीक है। सोलापुर गांव कहाँ है? सोलापुर गांव मुंबई, और बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और कफ परेड कहाँ है? मुंबई में। ये सब चीजें भी आप याद, छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि आपसे छोटी छोटी चीजें ही आपके एग्जाम में पूछ दी जाती हैं और आप ध्यान नहीं रख पाते हैं ना। तो आप इन गांव को सोलापुर मुंबई, बाजार गांव महाराष्ट्र और कफ परेड मुंबई में, ठीक है, याद रखिए। अब देखो बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में ही है। कौन सा? बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है? मुंबई में है, जिसका नाम अब मुस्ताफ खान कोच के नाम पर पड़ गया है। पहले बच्चू खान प्लेग्राउंड था, अब क्या रख दिया गया है? मुस्तान खान कोच के नाम पे पड़ गया है, ठीक है। चलिए आप देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सहजन के फूल के पकौड़े। अभी हम कचनार की बात कर रहे थे, कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, है ना, याद रखिएगा। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में, कचनार के फूल की सब्जी केरल में, इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, है ना। आंध्र प्रदेश के लोगों का सबसे प्रमुख भोजन क्या है? इडली, डोसा, सांभर, है ना। तो इन चीजों को आप इसी साथ आप एक एक करके ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए वर्ली एक पारंपरिक कला है ना, जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को आपको मिल जाती है। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा पर, वर्ली महाराष्ट्र, है ना। वर्ली जो चित्रकला है कहाँ की है? वर्ली है महाराष्ट्र की, ठीक है। वर्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की, वर्ली महाराष्ट्र की, ठीक है। चलिए वर्ली है महाराष्ट्र की, ठीक है ना। आइए सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे है, जो हम वर्ली चित्रकला की बात कर रहे थे, है ना। वर्ली जो चित्रकला है आपके इस चित्रकला में फसल पैदावार, है ना, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़ और जानवरों आदि से प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। और इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग करके जो नृत्य बनाए जाते हैं, मछली, पेड़ पौधे, विभिन्न तरह की आकृतियां कहाँ बनाई जाती हैं? तो ये सब मुंबई में ही बनाई जाती हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले राज्य में पहुंचते हैं। कहाँ है? मिजोरम की बात करते हैं ना। चलिए अब हम मिजोरम की बात करते हैं, ठीक है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा मिजोरम में बोली जाती है? मिजो भाषा। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है ना। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। कितने चौथाई लोग? 3/4 लोग मिजोरम के जंगल में रहते हैं। और यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है? तो मुख्य फसल है चावल। कौन सी मुख्य फसल है? चावल, ठीक है। मिजोरम के जो भाषा है वहाँ मिजो भाषा बोली जाती है। और यहाँ के 3/4 लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वह है चावल। कौन सी मुख्य फसल है? चावल, ठीक है। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। यहाँ खेती कैसे की जाती है ना, झूम खेती की बात हम कर रहे थे ना। तो देखिए यहाँ जब खेती होती है तो यहाँ खेती की लॉटरी निकलती है और जमीन का साझा मानकर सभी लोगों की बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है ना। एक सबको खेती करने का अवसर बारी बारी से दिया जाता है। मिजो में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, है ना। लॉटरी लगती है यहाँ पे, खेती करने के लिए लॉटरी लगती है। वहां डब्बे से वो निकाले जाते हैं, पर्चियां, सबकी लॉटरी लगती है। बारी बारी से सबको खेती करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मिजोरम में बांस के बर्तन भी बनाए जाते हैं ना। क्या किए जाते हैं? बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। और मिजोरम में क्या होती है? झूम खेती होती है। कौन सी खेती होती है? झूम खेती। कहाँ होती है? मिजोरम में, है ना। और एक टीन खेती की किसे कहते हैं? एक टीन खेत। एक टीन खेत किसे कहते हैं? एक टीन बीज जितने खेत में बोए जाते हैं, है ना, जितने जमीन में बोए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक टीन खेत, ठीक है। एक टीन बीज कहते हैं ना। एक टीन बीज जितने खेत में बोई जाते हैं उसे एक टीन
एक दिन खेत कहते हैं, ठीक है, इसके नाम से हम जानते हैं। और जो झूम खेती होती है मिजोरम में होती है। झूम खेती कैसे होती है ना, फसलों को काटा नहीं जाता है, उसको गिरा दिया जाता है और गिराने के बाद उसे जला दिया जाता है ना। जो जलती है राख होती है वह उर्वरक का काम करती है। और वहां पे क्या होती है कि एक खेती करने के बाद कुछ समय के लिए यहाँ पे झूम खेती जो होती है करने के बाद जमीन को छोड़ दिया जाता है ना, क्योंकि एक लगातार फसलें बोने से जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो झूम खेती की ये सब विशेषताएं है। और झूम खेती कहाँ होती है, मिजोरम में। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, मिजो भाषा बोली जाती है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वह कौन सी है, मिजोरम की जो मुख्य फसल है वह है चावल, ठीक है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, चावल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को देखते हैं। अब हम कर्नाटका की बात करते हैं ना। अब किसकी बात करेंगे, कर्नाटका की। कर्नाटका की एक मैंने सुंदर सी फोटो भी लगाई है। चलिए अब हम कर्नाटक की बात करते हैं ना। आइए, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए, और वेलवनिका जो गांव है, वेलवनिका गांव कहाँ है, यह है कर्नाटक में। गांव को भी याद रखिएगा, है ना। वेलवनिका गांव कर्नाटक में, और होलगुंडी गांव कहाँ है, यह भी कर्नाटक में। होलगुंडी गांव कर्नाटक में। और बच्चों की पंचायत जो है भीमा संघ कहाँ की है, होलगुंडी गांव की है। बच्चों की जो पंचायत संघ है ना, भीमा पाठ जिसे हम कहते हैं भीमा ना, भीमा संघ जिसे बच्चों की पंचायत किसके नाम से जानते हैं, भीमा संघ है ना। यह कहाँ की है, यह भी होलगुंडी गांव की है। और होलगुंडी गांव कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है। होलगुंडी गांव कहाँ का है, कर्नाटक का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम राजस्थान की विशेषताओं के, राजस्थान के बारे में बातचीत करें। राजस्थान का एक मैंने सुंदर सा फिगर लगाया, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब राजस्थान के बारे में बातचीत करते हैं ना। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। कैसे राजस्थान के घर कैसे होते हैं, तो मिट्टी के बने घर होते हैं ना। राजस्थान के घर कैसे होते हैं, मिट्टी के। और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। मिट्टी की दीवारें राजस्थान में बनाई जाती हैं, लेकिन जो दीवारें होती हैं बहुत मोटी होती हैं। इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है ना। और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान की विशेषता है कि मिट्टी की दीवार आपको वहां मिलती हैं, और जो दीवारें होती हैं मोटी मोटी होती हैं, और जो इनकी छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, है ना। ये राजस्थान के घरों की विशेषताएं हैं कि यहाँ की जो दीवारें होती हैं मिट्टी की बनी होती हैं, दीवारें बहुत मोटी होती हैं, और इन्हें सुंदर लिप पोत कर सुंदरता दी जाती है, और इनकी छतों कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं ना, टैंक को टंका भी कहते हैं। और अपने आंगन में जमीन में गड्ढे खोदकर टैंक का निर्माण किया जाता है। जमीन में गड्ढे खोदकर बड़े बड़े टैंकों का निर्माण पानी को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए किया जाता है ना। और अपनी छतों का ढाल बनाया जाता है, जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जाकर गिरे, है ना। बाद में इन्हें छान कर उपयोग में ला जा सके। राजस्थान में आपको पता है ना कि रेतीली इलाका है, वहाँ पानी की कमी होती है। तो यहाँ पानी को संरक्षित करने के लिए लोग क्या करते हैं कि जमीन में टैंक बनाते हैं, गड्ढा बना देते हैं, और अपने घर को इस तरीके से ढलवा बनाते हैं कि जो बारिश का पानी हो सारा आके इस टैंक पे भर जाए, और फिर बाद में इन्हें छान कर हम पीने के उपयोग में ला सके, है ना। ये राजस्थान के बारे में कुछ विशेषताएं। और देखिए, आपको तो पता है कि राजस्थान में जो बारिश होती है बहुत ही कम होती है ना। बारिश ना के बराबर ही होती है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तानी इलाका है, शुष्क क्षेत्र है ना, इसलिए वहाँ टैंक बनाकर पानी को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। और टेकला गांव जो है 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान में। टेकला गांव कहाँ है, राजस्थान में है ना। टेकला गांव राजस्थान में। तो जब हम राजस्थान के घरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के जो घर हैं वह कैसे बने होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, है ना। मिट्टी के घर, अब मोटी दीवारें होती हैं, मोटी दीवार, मिट्टी के घर होते हैं, मोटी दीवारें होती हैं, सुंदर लिपाई पुताई होती है ना, सुंदर लिपाई पुताई होती है इस पे, ठीक है। इसमें सुंदर लिपाई पुताई होती है। और इसके जो छत होते हैं कैसे होते हैं, कटीली तार व झाड़ी से बने होते हैं। कटीले तार व झाड़ी से ना, झाड़ियों से बने होते हैं, कटीले तार व झाड़ियों से बने होते हैं। इसके घर की यह विशेषता है कि इस घर है ना। आओ देखिए, टैंकों में पानी संरक्षित किया जाता है, और बाद में छान के उन्हें पीने के उपयोग में ला सके। और टेकला गांव कहाँ है, तो राजस्थान में 1600 मीटर ऊंचाई पर स्थित है टेकला गांव, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, आओ जो झालरपतन या झलवार में जो टेकला गांव है, ठीक है, राजस्थान में जोधपुर में एक खिजड़ली गांव है। क्या है, राजस्थान के जोधपुर में एक खिजड़ली गांव है। गांव के लोग ना क्या करते हैं, पेड़ को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोगों को जो बिश्नोई कहते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा भी करते हैं। एक बिश्नोई गांव है जहाँ पे पेड़ों को काटने के लिए लोगों ने पेड़ों से चिपक के अपनी जान दी थी, पेड़ को कटने से रोकने के लिए, है ना। वहाँ के लोगों को हम बिश्नोई कहते हैं और आज भी वहाँ जानवरों और पेड़ों के लिए संवेदनशीलता होती है, इनकी रक्षा की जाती है ना। बिश्नोई गाँव कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और देखिए यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है, ठीक है। जो बिश्नोई क्षेत्र है, बिश्नोई गांव है, यहाँ पे पेड़ों को काटना और शिकार करना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा आपको मिलता है। रेगिस्तानी इलाका में यह गांव है लेकिन फिर भी आपको यह हरा भरा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ जो बिश्नोई क्षेत्र है ना, बिश्नोई गांव है, यहाँ जानवर बिना किसी के डर के इधर उधर आराम से घूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ किसी को डर ही नहीं रहता ना, उनकी रक्षा वे तो खुद करते हैं, किसी को डर ही नहीं होता है, कोई ने चोट नहीं पहुंचाता, ठीक है। और जो खिजड़ली गांव में खिजड़ली पेड़ पाए, खिजड़ली गांव में क्या पाया जाता है, खिजड़ली पेड़ पाए जाते हैं और यह पेड़ रेगिस्तानी इलाका में पाया जाता है। जो खिजड़ली वृक्ष है वह कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाके में, क्योंकि इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं थी। जो खिजड़ली वृक्ष है उन्हें ज्यादा पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसकी छाल से दवा बनाने में काम आती है। जो खिजड़ली वृक्ष है इसकी छाल की दवा, छाल जो होती है खिजड़ली वृक्ष की जो छाल है वह दवा बनाने के काम आती है। क्या बनाने के काम आती है, दवा बनाने के काम आती है। और इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। खिजड़ली नामक जो वृक्ष है उसकी जो छाल होती है आपको दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते, है ना। इसकी फलियों से सब्जी बनती है और पत्तियों को बाहर रहने वाले जानवर खाते हैं। खिजड़ली वृक्ष के बारे में, जो खिजड़ली वृक्ष है खिजड़ली गांव में है या रेगिस्तानी इलाके में खिजड़ली वृक्ष बहुत, खिजड़ली वृक्ष क्या पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाके में, और इसे पानी की बहुत कम जरूरत होती है। इसकी जो छाल से क्या बनती है, दवा बनती है और इसके लकड़ियों में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं, ठीक है। और इसकी फलियां सब्जी बनाने के काम आती हैं और पत्तियों को जानवर खाते हैं। आपसे खिजड़ली वृक्ष के बारे में पूछ देगा ना, इसकी विशेषताओं के बारे में आपको कूट वाले प्रश्न में डाल देगा, तो आपको इन चीजों को याद रखना पड़ेगा कि खिजड़ली गांव, खिजड़ली जो वृक्ष है खिजड़ली गांव में है या रेगिस्तानी इलाके में उगते हैं, इन्हें पानी की बहुत कम जरूरत होती है, इनकी फलियों की सब्जी बनती है और इनके छाल से दवा बनाई जाती है और इनकी जो पत्तियां होती है जानवर खाते हैं। और जो खिजड़ली वृक्ष है इनके पेड़ों में, इनके लकड़ियों में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं, है ना। इन सब चीजों को आप राजस्थान की विशेषताओं में, इन सब चीजों को खिजड़ली वृक्ष, बिश्नोई गांव, इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है, कौन सी है, मधुबनी, है ना। मधुबनी के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की है ना। तो यह है बिहार की, यहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मधुबनी चित्रकला के बारे में। चलिए आगे देखते हैं मधुबनी के बारे में। मधुबनी है ना, बिहार में मधुबनी नामक जिला है, कहाँ है, जो मधुबनी है वह कहाँ है, मधुबनी जो है वह है बिहार में, बिहार का एक जिला है मधुबनी। यहाँ त्योहार में की खुशी के मौके पर, है ना, त्योहार की जब खुशियां होती हैं तो खुशी के मौके पर घर की दीवार पर या फिर आंगन में तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं, है ना। मधुबनी चित्र वहाँ के बिश्नोई, जो मधुबनी गांव जिला है वह बिहार का एक जिला है। यहाँ के इस जिले में जब खुशी का कोई त्योहार पड़ता है या फिर खुशी का कोई मौका आता है तो दीवार या फिर आंगन में तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं, है ना। अब देखिए इन चित्रों में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है बनाने में, उसके बारे में देखते हैं, है ना। चलिए, जो मधुबनी चित्रकला है आंगन में दीवार पर बनाई जाती है, उसमें क्या क्या प्रयोग करते हैं, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। कैसे कैसे बनाए जाते हैं, मधुबनी के बारे में आपसे पूछता है ना, तो आपको जब कूट में डालता है तो पूछता है, इन सब चीजों को, लाइनों को आपको याद रखना पड़ेगा। आपके एग्जाम में अगर आप नंबर पक्का रखना चाहते हैं तो याद करिए, है ना। क्या क्या मिलाते हैं, पिसे हुए चावल के घोल मिलाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इन रंगों को बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं।
इन रंगों को बनाने के लिए नील, है ना, हल्दी, फूल के रंग, है ना, नील हल्दी फूल के रंग, पिसे हुए चावल के घोल, है ना। और देखिए इनमें आपको जब मधुबनी जब चित्रकला बनाई जाती है तो क्या क्या प्रयोग किया जाता है, पिसे हुए चावल के घोल, है ना, नील हल्दी फूल के रंग, इतने सब चीजें इस्तेमाल की जाती हैं चित्रकारी बनाने के लिए, रंग बनाए जाते हैं पिसे हुए घोल से, नील से, हल्दी से। अब देखिए अब चित्रों में क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, इनके चित्रों में कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, तो इंसान बनाया जाता है, जानवर होते हैं, पेड़ होते हैं, फूल होती हैं, पक्षियां होती हैं, मछलियां बनाई जाती हैं, और भी आदि जीव जंतुओं के साथ यह चित्र बनाया जाता है ना। इनके जो मधुबनी चित्र होता है उसमें किस किस चीज के फिगर बनाए जाते हैं, इंसान के, जानवर के, पेड़ के, फूल पक्षियों के, मछलियों के, और भी अलग अलग के जीव जंतुओं को चित्रकारी में, मधुबनी चित्रकला में समाहित किया जाता है ना। और किन किन चीजों से मिला के बनता है ना, पिसे हुए चावल के घोल, नील हल्दी फूल आदि रंग मिलाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है ना, और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ा है। जो मधुबनी जिला है वह बिहार का एक जिला है, और जिले के नाम पर यह चित्रकारी जो है उसको रखा गया है मधुबनी चित्रकला, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए ना कि आपको क्या क्या चीजें इसमें प्रयोग, मैंने बताया ना, जानवर, पेड़, फूल। देखिए अब इसमें देखिए इंसान भी प्रयोग है, यहाँ पे पक्षियां भी हैं, है ना। देखिए आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा इसे जूम करके, ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें प्रयोग हुई है आपको आपकी स्क्रीन पे साफ साफ दिख जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे पहले इंसानों का प्रयोग है, यहाँ पक्षियों का प्रयोग है, देखिए यहाँ आपको मछली दिख रही है ना, तरह तरीके की चीजों का, डिजाइनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फूल पत्तियां, मछली, इंसान, पेड़ पौधे, यहाँ पक्षी, ये मछली है, इन सब चीजों का प्रयोग करके मधुबनी चित्रकला बनाया जाता है, और इसमें पिसे हुए चावल के घोल, नील हल्दी आदि इसमें प्रयोग किया जाता है ना। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब चलिए गोलकुंडा की इमारतों के बारे में देखें। वो मधुबनी के बारे में, चित्रकला के बारे में उतने थे, अब हम गोलकुंडा की फोर्ट, गोलकुंडा इमारत के बारे में बात करते हैं ना। चलिए ये जो गोलकुंडा की इमारत फोर्ट है वह कहाँ है, हैदराबाद में है। गोलकुंडा की इमारत कहाँ है, हैदराबाद में। दीवार की भाग एक गोलाकार शेप में है, इसकी जो दीवार है एक गोलाकार शेप में है, जिसे बेसम या बुर्ज कहते हैं। जो गोलकुंडा की इमारत है उसकी जो दीवारें हैं गोल गोल है ना, आपको यहाँ फोटो में देखने को लौक रही है, गोल गोल दिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बुर्ज कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं, बुर्ज कहते हैं। और गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर ऐसे 27 बुर्ज हैं। कितने हैं, 27 बुर्ज हैं। दीवार की जो गोलाकार शेप की जो आकृति आपको दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, बुर्ज कहते हैं। और गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे कुल कितने बुर्ज हैं, 27, अरे 87 बुर्ज हैं। आप इनको याद रखिए, आपसे पूछे जाते हैं कि कुल कितने गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पे बुर्ज बनाए गए हैं, तो 87 बुर्ज बनाए गए हैं, है ना। चलिए अब हम बुर्ज की बात किसे कर रहे हैं, जो आगे जो बनाए गए हैं ना, ऐसे उनके गोलकुंडा के बाहरी दीवारों पे 27 कुल बुर्ज बनाए गए। अब देखिए आगे कि कुतुबुद्दीन शाही सुल्तान ने गोलकुंडा में 1718 से 1687 तक शासन किया था। कौन किया था, कुतुब शाही सुल्तानों ने। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में कब से कब तक शासन किया था, तो 1518 से 1687 तक शासन किया था। और इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। इससे पहले जो 1200 ईस्वी में गोलकुंडा कैसा बना था, मिट्टी का बना हुआ था, है ना। और 1518 से 1687 तक किसने राज किया, तो कुतुब शाही सुल्तानों ने इस पे राज किया था, ठीक है। और ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती हैं, जिससे आक्रमण का पता चलता है ना। जो ऊंची ऊंची गोलकुंडा की दीवारें इसलिए बनाई गई हैं कि वह उस दीवार पे खड़े होकर दूर तक देख पाएंगे और आक्रमणकारियों का पता लगा पाएंगे, है ना। इसके लिए दीवारें ऊंच ऊंच बनाई गई है। अब देखिए और भी है कि औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था। जो गोलकुंडा की इमारत है वहां हैदराबाद में, है ना, यहाँ पे औरंगजेब आक्रमण करने के लिए आया था,
है ना, लगभग 8 महीने तक, कितने महीने तक, 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा, है ना। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। औरंगजेब गोलकुंडा की इमारत पे आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन गोलकुंडा की इमारत की जो रचना थी इस प्रकार की गई थी कि उसके चारों तरफ खाई बनाई गई थी कि दुश्मन उस पे, उस खाई को पार करके आ ही नहीं पाएगा, है ना। औरंगजेब उस पर आक्रमण करने आया था, लगभग 8 महीने तक बाहर उसने इंतजार किया, लेकिन वह आक्रमण इसलिए नहीं कर पाया कि जो किले के जो चारों तरफ ना खाई बनाई गई थी, है ना, खाई थी, वह उसको पार नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से वह आक्रमण में सक्षम नहीं रहा ना, अक्षम हो गया ना, वह आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांस्य की बंदूकें बनाई जाती थी, कांस्य की बंदूकें बनाई जाती थी। उस वक्त जब औरंगजेब आक्रमण करने आया था गोलकुंडा पे, उस वक्त किस चीज की बंदूकें बनाई थी, तो कांस्य की बंदूकें बनाई जाती थी, है ना, कांस्य की बंदूकें बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए अब देखिए, कांसे की बंदूकें बनाई जाती थी। हजारों सालों में घुमंतु वर्ग कांसे से चीजें बनाते थे। जो इसके हजारों साल पहले के घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे, वह भी कांस्य की चीजें बनाते थे, है ना, ब्रॉन्ज की चीजें बनाते थे। कांस्य किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो कांस्य तांबे और टीन से मिलकर बना हुआ है। यह एक मिश्र धातु है, तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ। आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि कांस्य किन दो धातु से मिलकर बना हुआ है, तो तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ था। यह एक मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था, है ना। सुल्तान जो यह था, वह सुल्तान अबुल हसन जो था, वह कुचिपुड़ी डांस और का शौकीन था और संगीत का भी शौकीन था। तो यह गोलकुंडा में की कुछ विशेषताएं हैं, है ना। यहाँ के देखिए कुछ विशेषताओं के बारे में। एक गोलकुंडा की इमारत है, यहाँ के इसके बाहरी जो दीवार है उसमें कुल 27 बुर्ज है ना, कुल 27 बुर्ज बनाए गए। यह जो गोलकुंडा फोर्ट है वह हैदराबाद में है, और 1518 से 1687 तक किसने राज किया, तो कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।